सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम की, उनके जो भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, तो आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस है माइनर में, तो आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस माइनर है यानी जो डिसिप्लिन का आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो जो आपको इसमें जो आपको कोऑपरेटिव गवर्नमेंट आपका जो सब्जेक्ट है उसका आज हम यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 है इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें हमें चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है यानी तुलनात्मक राजनीति। तो अगर हम चुनावी प्रणाली भी पढ़ेंगे तो हम तुलना क्योंकि हमारे चैप्टर का मतलब ये हमें राजनीति की तुलना करनी है, तो पढ़ रहे थे हम। तो अब चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, प्रणाली कैसी होती है, अब इसकी भी हम तुलना करेंगे। तो यही है चुनाव प्रणाली, कैसे अलग अलग देशों में और कैसे हमारे भारत में भी अलग अलग चुनाव अलग अलग प्रणाली से की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये जो नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं ओनली 10 रुपीज़ में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंट्रोडक्शन कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है यानी चुनाव प्रणाली है क्या। तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी देश के लिए चुनाव की जो प्रणाली होती है यानी जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो एक बिल्कुल विशेष महत्व होता है उसका, यानी बहुत इम्पोर्टेंस होती है हर देश में। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी शासन को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नेंस को चलाने के लिए एंड किसी भी स्टेट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, हमें एक प्रतिनिधित्व चाहिए होता है। तो जो प्रतिनिधित्व होते हैं हमारे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो हम चुनाव के जरिए ही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको हम इलेक्ट करते हैं इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत। इसलिए ये हर देश के लिए एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि चुनाव और जो जनमत संग्रह के मापदंडों को निर्धारित करती है चुनाव प्रणाली। जो चुनाव प्रणाली होती है वो चुनाव कैसे हो रही है इसको देखती है, और जनमत संग्रह मतलब जनता के किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इन सब का मापदंड कौन करती है, इन सब की देखरेख कौन करती है, चुनाव प्रणाली करती है। जैसे कि भारत में कहे तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी भारत जो निर्वाचन आयोग है, तो ये क्या करता है, ये जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो होते हैं उसकी डेट देता है, उसे कंडक्ट कराता है, उसकी जो क्षेत्र होता है उसका एरिया सिलेक्ट करता है, और कौन कौन जो नेशनल पार्टीज होती है, राष्ट्रीय जो दल होते हैं वो कौन चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी मतदान सूची है, कौन से कितने जितने भी लोग 18 प्लस के ऊपर हो गए उनको सूची में शामिल करना, और जितनी की भी डेथ हो गई है उनको सूची से हटाना, ये सारे काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये जो चुनाव होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं उसको कैसे घोषित करना है ये भी वो ही देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी देखती है, और जो चुनाव प्रणाली होती है वो इसी का हिस्सा होती है। तो जानते हैं अब चुनाव प्रणाली की परिभाषा क्या है। तो चुनाव प्रणाली की परिभाषा जो गैलघर थे, गैलघर ये एक विद्वान थे गैलघर, जो गैलघर के इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है चुनाव प्रणाली के ऊपर कि चुनाव प्रणाली है क्या। तो गैलर के अनुसार जो चुनाव प्रणाली है वो नियमों की एक संहिता है, यानी जो नियम कानून होते हैं उसकी एक क्या है, उसकी एक पुस्तक है, जो मान लो उसकी एक कानून व्यवस्था है जो यह परिभाषित करती है कि जो ये बताती है कि कैसे चुनाव में वोट डाले जाते हैं, कि चुनाव में कैसे वोट डाला जाए ये बताती है चुनाव प्रणाली, और इन वोटों को फिर सीटों में कैसे बदला जाए ये भी काम चुनाव प्रणाली करती है। और यह नियम कानून मतदान की प्रक्रिया के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है, मतलब चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, क्षेत्र निर्धारित करना, लोगों को 18 प्लस वाले लोगों को जोड़ना, बाकी जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको हटाना, सीट कहाँ कहाँ बंटवारा करना चुनाव क्षेत्र का, हर एक काम जो होती है, फंड देना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, ये सारे काम जो होते हैं वो किसका होता है, चुनाव प्रणाली का होता है। ये कौन कहता है, गैलर के अनुसार गैलर कहते हैं। जैसे चुनाव के समय योग्यता की मतलब कौन कौन
चुनाव लड़ सकता है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी कौन हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है ना, जैसे इसकी तरह ही अगर आपके पास पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया होगा, जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस मेजर होगा, तो उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा। मैंने ये वीडियो डाल रखी है, अगर आपके पास माइनर मतलब मेजर में पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, फिर भी आप इलेक्शन कमीशन वाली जो वीडियो है मेरी वो देख सकते हो, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। तो चुनाव प्रणाली एक प्रक्रिया है। तो चुनाव प्रणाली है क्या? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है। तो चुनाव प्रणाली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है चुनाव प्रणाली, वोटों के माध्यम से, यानी जितने भी वोट आते हैं उसके माध्यम से जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, जितने भी जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट करता है, उसको चयन करता है उसका चुनाव प्रणाली। इस तरह यह महत्वपूर्ण जो विधायी निर्णय को क्या करता है, स्थापित करता है। जितने भी जो लीगल प्रोसेस होते हैं चुनाव से रिलेटेड, उसको देखरेख कौन करता है, चुनाव प्रणाली करता है। चुनाव प्रणाली के ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो चुनावी प्रणाली जो है वो संवैधानिक कानून और अन्य विधानों पर आधारित होना चाहिए। यानी जो चुनावी प्रणाली होती है वो संविधान के जो संवैधानिक कानून, मतलब जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसके अनुसार होना चाहिए। मतलब उसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसके अनुसार ही उसकी जो नियम कानून जो बना रखा है चुनाव प्रणाली ने, उसी के अंतर्गत बना हो वो। और आपको पता हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। उसके बारे में हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। इसलिए कह रही हूँ जो मेरी वीडियो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आप देखोगे तो आपको ये यूनिट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चुनाव सदैव निष्पक्ष होना चाहिए, ये देखना भी किसका काम होता है, चुनाव प्रणाली का, और यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो किसी भी चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं। अब जानते हैं चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्व क्या है। तो चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं, उसमें से पहला होता है मतपत्र संरचना। मतपत्र जो संरचना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कैसे और किसके लिए वोट डाला गया है ये बताता है मतपत्र संरचना। दूसरी चीज तैयार करते हैं वो लोग, निर्वाचन क्षेत्र संरचना। निर्वाचन क्षेत्र संरचना क्या होता है, कैसे जो मतदाता क्षेत्रीय रूप से परिभाषित निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। मतलब इसमें ये देखता है कि जितने भी वोटर्स हैं वो अपने एरिया वाइज कैसे वो बटे हुए हैं और किस एरिया वाइज कितना वोट आ रहा है, इस चीज को देखता है। तीसरी चीज चुनावी नियम यानी फॉर्मूला, यानी विधानसभा चुनाव जो है वो वोटों और सीटों में रूपांतरित करने का एक तरीका इसमें शामिल होता है। चुनावी नियम जो फॉर्मूला, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो उसकी सीट को कैसे बदला जाता है और उसके मतलब कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, ये चीज देखते हैं। अगर आप आगे अभी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं और लोकसभा के कैसे होते हैं और राष्ट्रपति के कैसे होते हैं। तो अब जानते हैं कि 3 प्रकार की चुनाव प्रणाली क्या होती है। तो आप याद रखिएगा, आपका अगर क्वेश्चन आए कि चुनाव प्रणाली के बारे में लिखिए, तो आपको चुनाव प्रणाली का जो शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन और परिभाषा बताई वो लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि कितने प्रकार की आपकी चुनाव प्रणाली होती है, यानी कितने तरह के आपके इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं। तो 3 तरह के इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, मतलब पूरे दुनिया में 3 तरह से चुनाव कराए जाते हैं। तो वो 3 तरह बहुत मेन है, आपको ये याद रखना है, आपको हर एग्जाम में आएगा और आपके एग्जाम में भी सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बनता है कि 3 प्रकार की चुनाव प्रणाली बताइए। तो फर्स्ट होती है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, इसको इंग्लिश में भी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली कहते हैं एंड हिंदी में भी इसको फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली कहते हैं। तो सर्वाधिक मत जिसे प्राप्त होता है, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, अभी मैं एक एक करके वैसे पढ़ाऊंगी आपको कि एक एक क्या क्या होता है ये, पर अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली होता है, तो वो इसके अंतर्गत होता है कि जो भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बन जाता है, वो नेता बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। दूसरा चुनाव प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसमें भी 2 तरह की प्रणाली होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। और तीसरी होती है मिश्रित प्रणाली, जिसके अंतर्गत द फास्ट पोस्ट द प्रणाली भी आती है और अनुपातिक प्रणाली भी आती है। तो जो आपकी जो फर्स्ट वाली थी द फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली,
इसके अंतर्गत हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं। अगर आपको पता हो तो लोकसभा के चुनाव अभी 19 तारीख से होने वाला है, 19 अप्रैल से। तो जो ये लोकसभा के चुनाव है तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत ही होता है। और जो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जो हमारे विधानसभा का चुनाव होता है और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत। जो द फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली होती है ये हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब सीधा तरह से जो इलेक्शन होते हैं, मतलब जनता जो है वो सीधा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। और जो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी जिस जनता का सीधा कनेक्शन इसमें नहीं होता है इलेक्शन से, इसमें जो जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, जितने भी एमएलए को चुनती है वो एमएलए द्वारा एमएलए करते हैं चुनाव, एमएलए वोट देते हैं इसमें। और एमएलए जिस प्रतिनिधित्व को चुनते हैं वो राष्ट्रपति बनता है, और लोकसभा का मेंबर जो बनता है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इसमें जनता का रोल नहीं होता, इसमें जनता चुनती है एमएलए को और एमएलए चुनती है राष्ट्रपति को। उसके बाद मिश्रित प्रणाली, ये इसमें दोनों प्रणाली का मिश्रित रूप है ये। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। इसको एफपीटीपी भी कहते हैं, और इसको हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो प्रणाली है, इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऊपर बताया आपको कि इसमें जिसको भी सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। तो अब चलिए जानते हैं क्या होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जिसे सर्वाधिक मत मिलते हैं यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जो प्रत्याशी होता है, यानी वो जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है वो क्या होता है, वो चुनाव जीत जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब निर्वाचन का जो मतलब एरिया होता है, इलेक्शन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक सदस्य होता है। मतलब हर इलेक्शन क्षेत्र से एक जो व्यक्ति होता है वो खड़ा होता है। जैसे कि आपने लोकसभा का चुनाव होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। जैसे कि आपने दिल्ली में रहते हो तो ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो इन सबको बांटा गया है निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपके जो एरिया होगा, आप साउथ दिल्ली में रहते हो, नॉर्थ दिल्ली में रहते हो, ईस्ट दिल्ली में रहते हो या वेस्ट दिल्ली में रहते हो, तो आपके एरिया से एक आपका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता होगा हर पार्टी की ओर से। तो जो भी हर पार्टी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ते हैं उसी की बात कर रहा है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र ये होता है जिसमें अनेक उम्मीदवार होते हैं, यानी एक ही क्षेत्र में कई उम्मीदवार होते हैं अलग अलग पार्टियों के, और जिसको भी इसमें से ज्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट, तो वो क्या होता है, वो जीत जाता है उस एरिया से। उसके बाद विकासशील देश जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही प्रणाली प्रचलित है। मतलब जितने भी विकासशील देश है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, उसमें क्या हो रहा है, यही जो प्रणाली है, यही जो सिस्टम है चुनाव की, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो यही लागू है ज्यादातर देशों में। तो देश को समान आकार के कई चुनाव क्षेत्रों में इस प्रणाली के अंतर्गत बांटा जाता है। तो देश को, जैसे कि आपको पता होगा, लोकसभा का जो चुनाव है वो 543 सीट पर लड़ा जाता है। तो हमारे देश में जो चुनाव का क्षेत्र है ये मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत, तो उसको 543 सीटों में मतलब बांटा गया है हमारे देश को चुनाव की प्रणाली के अंतर्गत। तो विजेता प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत। इस चुनाव प्रणाली को एकहारी सदस्य भी कहते हैं और बहुलवादी सदस्य संस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे जो संगठन होते हैं और जो बहुत सारे जो गठबंधन का कह सकते हो कि गठबंधन की सरकार होती है। अगर किसी पार्टी को कम वोट भी मिलते हैं फिर भी वो पार्टी क्या होती है, जीत जाती है इस प्रणाली के अंतर्गत। इसलिए इसका कई लोग विरोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है और एएपी है, तो उसमें से क्या है, अगर बीजेपी को कम भी वोट आएंगे तो क्या होगा, जैसे कि बीजेपी को आए 100 में से मतलब 60 वोट एंड कांग्रेस को आए 40 वोट, पर फिर क्या होगा, अगर दोनों को मान लो अगर दोनों की 10 वोट से भी आगे पीछे है या 20 वोट से भी, तो वो पार्टी क्या हो जाती है, अगर एक भी पार्टी एक भी वोट से आगे हो जाती है तो वो जीत जाती है। ओनली एक वोट के आधार पे भी ज्यादा बन जाता है। और जो मतलब इसमें अल्पसंख्यक ही लोग विरोध करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का इसमें हानि होती है, क्योंकि एक वोट ज्यादा आने से जो वो प्रत्याशी होता है वो जीत जाता है, और एक वोट के कारण जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं
वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुन पाते हैं और लोकसभा में इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि सारे जो जीतते हैं वो गठबंधन से जीत जाते हैं। और जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये जो बहुलवादी जो प्रणाली होती है, इस गठबंधन की सरकार उसी के होते हैं, और जो अल्पसंख्यक होते हैं इसमें छूटे रह जाते हैं, जिससे कोई भी कानून पास होना होता है तो आसानी से वो पास हो जाता है और सरकार का कोई विरोध भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रणाली में गठबंधन की सरकार होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो आपका FPTP है, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो आपकी फर्स्ट चुनाव प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसको भारत में प्रत्यक्ष चुनाव यानी जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जितने भी, यानी जनता और जो प्रतिनिधित्व होता है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच में, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, आप खुद डायरेक्ट वोट देने जाते हो, यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो, यानी लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं किसके तहत, FPTP के तहत, यानी फर्स्ट पास द जो पोस्ट सिस्टम है उसके तहत। तो लोकसभा के चुनाव में पूरे देश को क्या करा जाता है, 543 भागों में बांटा जाता है। आपको पता होगा लोकसभा के चुनाव के हिसाब से हमारा जो लोकसभा सीट जो है उसमें हमारे जो क्षेत्र बांटा गया है, भारत को 543 क्षेत्र में बांटा गया है। और अभी जैसे कि 19 तारीख से लोकसभा का चुनाव जो स्टार्ट हुआ है अलग अलग चरणों में, तो 543 सीटों पे क्या होगा, चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र को 543 क्षेत्र में बांटा गया है। इसको कहते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा दिया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, तो मान लो साउथ दिल्ली भी एक, मतलब 543 में से एक क्षेत्र साउथ दिल्ली है निर्वाचन क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में मान लो मतदाता, मतलब वोट देने वाले 100 लोग हैं, 100 लोगों ने वोट दिया, वोटर्स ने। अब क्या है, अब हर निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे मतलब बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी होती है। अब साउथ दिल्ली में 100 वोटर वोट दे रहे हैं। अब एक तो पार्टी खड़ी नहीं होगी, हर पार्टी का एक प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र से खड़ा होगा, मान लो बीजेपी का, कांग्रेस का, AAP का, SP का। तो जिस भी राष्ट्रीय दल का खड़ा होगा उसका एक सदस्य क्या होता है, चुनाव लड़ता है। उस हर पार्टी का एक एक जो प्रत्याशी होता है वो चुनाव लड़ता है। और उन चुनाव में से मान लो 100 में से 40 सीट मिल गई कांग्रेस को, 48 बीजेपी को, 7 AAP को, BSP को 3 और 2 CPI को। तो इसमें से सबसे ज्यादा किसके, बीजेपी के। मतलब जिस भी क्षेत्र से, एक क्षेत्र से, मतलब साउथ दिल्ली से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है अलग अलग पार्टी के लोग, उसमें से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। यही इस जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है इसमें यही होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। तो फर्स्ट पास द जो पोस्ट सिस्टम है, इसमें प्रणाली के जो विरोधियां हैं वो ये तर्क देते हैं, मतलब जो इसके विरोध करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है, यानी जो माइनॉरिटीज होते हैं, उनका क्या होता है, उनके प्रति अन्याय होता है, ये मानते हैं। इस चुनाव के जरिए क्या होता है, अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको थोड़े से ज्यादा, मतलब 48, मान लो बीजेपी की 48 है, कांग्रेस की अगर मतलब 46 है, तो मतलब 2 ही वोट ज्यादा है बीजेपी की, पर वो जीत जाती है। मतलब 2 वोट से जीतना ज्यादा अच्छी बात ये लोग नहीं मानते हैं, और जो कहते हैं कि इसके चक्कर में हम जो अल्पसंख्यक है वो पिछड़े रह जाते हैं, इनका ऐसा मानना है। क्योंकि यदि वह अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र में थोड़े थोड़े वोट से अगर हार जाएंगे ये सारे अल्पसंख्यक, तो क्या होगा, सदन में उनका जो समुचित प्रतिनिधित्व होगा वो होगा ही नहीं। ऐसा ही क्या है, अगर 2-2 वोट से, 3-3 वोट से, या मतलब एक बात कह रही हूँ, 2-2 वोट, 3-3 वोट, मतलब थोड़े से ज्यादा वोट आने पे अगर मतलब ज्यादा वोट आने वाले प्रत्याशी जीत जाए तो अल्पसंख्यक क्या करेंगे, सारे तो मतलब ज्यादा वोट वाली पार्टी ही सदन में रहेगी। इसलिए कोई कानून बनेगा तो क्या होगा, कोई रोकेगा ही नहीं कानून बनने पे। और अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक क्या है, वो जा ही नहीं पाएंगे सदन में, क्योंकि जब चुनाव जीतेंगे तभी ना सदन में जा पाएंगे, लोकसभा के चुनाव जीतेंगे तो। इसलिए इनका मतलब लोकसभा में, सदन में कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, इसकी बात वो करते हैं। और अब जो सिस्टम है, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसके कुछ समर्थन भी है। तो इसके जो समर्थक हैं वो यह तर्क देते हैं कि यह 2 दलीय प्रणाली जो होती है उसको बढ़ावा देती है, यानी 2 दल प्रणाली जो होती है उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से सरकार और जो विपक्ष के बीच क्या होता है, संतुलन बना रहता है। मतलब 2 दल पार्टी
मतलब सदन में रह सकती है, और जो मतलब पार्टी नहीं भी जीती है, मतलब जिसकी सरकार केंद्र में नहीं है, वो भी सदन में क्या कर सकता है, अपने अपना जो मुद्दा होता है उसको रख सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है। ये अल्पसंख्यकों को क्या करता है, पृथकवादी प्रवृत्तियों से रोकता है, यानी अल्पसंख्यकों को क्या करता है, रोकता है अलग करने से। उनके समर्थनों का मानना है उन्हें राष्ट्र की जो मुख्य धारा है यानी सदन से क्या जुड़ने का मौका देता है, पर वोट नहीं मिलता इसलिए वो हार जाते हैं, बस इसलिए ये उनकी गलती है, बाकी उनसे जुड़ने का मौका देता है ये, तो ये कहते हैं उनके समर्थन। और जो उसके विरोधी है वो कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को हानि पहुंचाता है। तो ये प्रणाली जो है ये बहुत मजबूत होती है और स्थायी होती है। मतलब क्या होती है, एक स्टेबल होती है ये, मतलब इसमें खतरा नहीं होता है सरकार के गिरने का। क्यों? क्योंकि सदन में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, और जितने को वोट मिलता है तो कोई अगर कानून को पास कराना होता है तो वो कानून आराम से पास हो जाता है और सरकार का ज्यादा विरोध भी नहीं हो पाता है। इससे सरकार का क्या होता है, एक निर्माण होता है। मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य मेंबर्स हैं, वो पार्टी क्या हो जाती है, फिर वो प्रधानमंत्री, जानते हो आप प्रधानमंत्री का चुनाव भी लोकसभा के चुनाव से ही होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रतिनिधित्व बन जाता है। क्योंकि विधायिका में जो एक दल के बहुमत के कारण क्या होता है, सरकार का विरोध करना की भावना जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक दल का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्चस्व हो जाता है, शक्ति हो जाती है। अब जानते हैं कि चुनाव प्रणाली की दूसरी कौन सी प्रणाली है। तो अब जानते हैं दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो चुनाव प्रणाली की हमने पहली प्रणाली पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी प्रणाली जिसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, तो इसमें क्या होता है, इसके सबसे पहले जानिए इसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता माना जाता है थॉमस हेयर को। थॉमस हेयर को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक थी मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 1857 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से क्या की थी, इसकी व्याख्या की थी। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ही होता है। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। और राज्यसभा का चुनाव भी इसी तरीके से किया जाता है। आप जानते हो प्रधानमंत्री का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव तो डायरेक्ट होता है, जो कि आपने फर्स्ट वाला पढ़ा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो लोकसभा का वो राज्यसभा का चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट वोट जनता नहीं देती है, इसमें जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, यानी जितने भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं राष्ट्रपति को चुनने में, और ये एक कोटा के माध्यम से होता है। आगे आगे हम जानेंगे वो क्या है। इसका मतलब कि मतलब इसमें जनता का सीधा भाग नहीं लेती है, यानी हम जो जनता होती है हम इसमें सीधा भाग नहीं लेते हैं इस चुनाव में। इसमें जनता जो जिस प्रतिनिधि को चुनती है वो प्रतिनिधि वोट डालता है राष्ट्रपति के लिए। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का चुनाव के लिए हम वोट देने नहीं जाते हैं, हम जिन मेंबर्स को चुनते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वो वोट देके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और ये क्या, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः इस बात पर बल दिया जाता है कि मतलब जो मतलब वोट है वो राजनीतिक दल को उतना ही सीट मिले जितना प्रतिशत उसे जनता से मत मिले हो। यानी हम जो फर्स्ट वाली हमने देखा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो उसमें क्या था, उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलते थे वो जीत जाता था, और कम वाला क्या है वो रह ही जाता था। पर इसमें ये मुख्य चीज, इस मुख्य बात पर ध्यान दिया जाता है कि अल्पसंख्यकों की हानि ना हो, और जिस भी पार्टी को जितने भी वोट मिले हो, जितने परसेंट मिले हो, उतनी परसेंट उसको सीट मिले। अब वो कोटा के माध्यम से होता है। आपको पता इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं लोग खड़े करे जाते हैं,
जैसे कि तो हर प्रतिनिधि को बोला जाता है कि आप किस, जैसे कि बीजेपी का है तो अगर इस चुनाव में राष्ट्रपति की मतलब 4 लोग खड़े हैं तो बीजेपी के जो मतलब बीजेपी के बहुत सारे लोग होंगे अब, तो उसमें से किसी एक को मतलब हर एक व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि आप इन चारों में से किसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको सेकंड नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको थर्ड नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको फोर्थ नंबर पे रखना चाहते हैं। तो ये रखना पड़ता है। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को वोट नहीं देता है, इसमें क्या होता है हर एक व्यक्ति जितने भी मेंबर खड़े होते हैं उन सबको ही वोट देता है। मतलब अगर 5 मेंबर खड़े हैं चुनाव में तो पांचों को वोट देंगे एक मेंबर। अब वो 5 को पर क्या है नंबर के हिसाब से रखते हैं। जो नंबर सबसे लास्ट में आता है फिर क्या होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके वोट को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसके वोट में जोड़ के रख दिया जाता है। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इस प्रणाली में क्या होता है सदस्य के नाम पर वोट ना डालते हुए पार्टी के नाम पर डाला जाता है। अब देखा था हमने लोकसभा का चुनाव जो अभी भी हो भी रहा है, अभी करेंटली में जो अप्रैल में चल भी रहे हैं, जून में 4 जून को इसके परिणाम घोषित होंगे। और आपको पता होगा इस प्रणाली में जो वोट है वो पार्टी के नाम पे नहीं मांगे जाते हैं। इसमें प्रतिनिधित्व के माध्यम जैसे कि आपके एरिया का साउथ दिल्ली से कौन खड़ा है, हैदराबाद से कौन खड़ा है जैसे कि असुद्दीन ओवैसी है, मेरठ से कौन खड़ा है, ईस्ट दिल्ली से कौन खड़ा है, वेस्ट दिल्ली से कौन खड़ा है, मतलब इसमें से जो गोरखपुर से जैसे कि योगी आदित्यनाथ लड़ते, तो मतलब क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर उस जो फर्स्ट वाली हमने पढ़ा था उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिया जाता है। पर इनडायरेक्ट चुनाव में क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसमें पूरे पार्टी को वोट दिया जाता है। इसमें जो वोट होते हैं कोई व्यक्ति वोट देता है तो वो किसी व्यक्ति को नहीं जाता, वो उसकी पूरी पार्टी को जाता है। और जो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये कहाँ लागू हुई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, इन सभी में यही प्रणाली अपनाई है। और इसका उपनाम यानी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसके जन्मदाता कौन थे, हेयर थे, तो इसलिए इसको हेयर जो प्रणाली है वो भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी 2 प्रकार होते हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अब ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम, और दूसरी होती है सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम। तो अब जानते हैं हम कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है और सूची प्रणाली क्या होती है। तो जो आपने फर्स्ट वाली पढ़ी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी 2 प्रकार की प्रणाली होती है। तो जो ये फर्स्ट वाली देख रहे हो ना आप एकल संक्रमण प्रणाली, इसी के तहत हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है, तो आप अगर ये लिखोगे ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पर इसको पूरा लिखना पड़ता है। यह राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत होता है, यानी इसको दोनों बताना पड़ता है आपको क्योंकि ये सिस्टम अलग होता है अनुपातिक प्रणाली का और ये अलग होता है क्योंकि इसके 2 प्रकार होते हैं। आप समझ गए होंगे। आप चलिए डिस्कस करते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता क्या है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अर्थ क्या होता है, यदि निर्वाचन में एक से ज्यादा प्रत्याशी हो तो मतदाताओं को वरीयत क्रम में मतदान देना होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव की बात की गई है इसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव अभी आपने समझा नहीं होगा उसमें कैसे होता है, मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं ना उनको वरीयत यानी क्रम अनुसार क्या होता है वोट देना पड़ता है। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसमें उस राष्ट्रपति के चुनाव में अब 7 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो एक का नाम है ABCDEF, ठीक है। अब 7 प्रत्याशी खड़े हैं, ठीक है। अब 7 प्रत्याशी खड़े हैं तो 7 प्रत्याशी खड़े हैं तो इसको वोट देने वाली भी बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, AAP होगी, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है वो सारी पार्टी होंगी इनको वोट देने वाली। अब मान लो बीजेपी वोट दे रही है, ठीक है, तो बीजेपी वोट दे रही है तो बीजेपी ये नहीं कि वो किसी एक को वोट देगी, ए को देगी चाहे बी को देगी, नहीं, बीजेपी को सबको वोट देना पड़ेगा टोटल को, और कांग्रेस को भी सबको देना पड़ेगा, AAP को भी सबको देना पड़ेगा। आप सोचोगे एक पार्टी सबको वोट कैसे दे सकती है, फिर चुनेंगी कैसे? तो मतलब
वोट तो देना है पर आपको ऐसे देना है, मान लो आपको ए है, ए नाम का एक व्यक्ति है जो खड़ा है, उसको आप कौन से नंबर पे देखना चाहते हो, तीसरे नंबर पे देखना चाहता है मान ली बीजेपी का एक सदस्य, और मान लो बी को मैं देखना चाहती हूँ फर्स्ट नंबर पे। मतलब आप इसमें से ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसको किस किस नंबर पे आप रखना चाहते हो। आप पहले नंबर पे किसको रखते हो, जिसको आप पहले नंबर पे रखते हो यानी आप सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको कर रहे हो, पहले नंबर वाले को कर रहे हो। आपको देना पड़ता है जितने प्रत्याशी खड़े उन सभी को वोट, पर क्या है नंबर वाइज देना पड़ता है। इसमें मतदाता पर होता है कि वह इन सातों में से सबसे ऊपर किसी को रखेगा, क्रमानुसार वही जीतता है। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको एक एक करके इसमें लोग निकलते हैं, जिसको कम वोट मिलते हैं, जैसे कि मान लो डी को सबसे कम वोट मिले, ठीक है, डी को इसमें से सबसे को अच्छे वोट मिले और सबसे कम वोट जिसे मिले हैं वो डी को मिले हैं, तो डी को हटा दिया जाएगा इसमें से, और डी के फिर क्या बचेंगे, एक मेंबर हट जाएगा, फिर बचेंगे 6। अब यही प्रोसेस को दोबारा धरा जाएगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये एक एक करके हटते जाते हैं लोग, और जो हटता है उसका जो नंबर होता है वो मतलब जो प्रत्याशी फर्स्ट नंबर पे होते हैं उसको ये वोट मिल जाते हैं। तो जो इसके जो जन्मदाता है वो कौन है, हेमर को माना जाता है। हेमर एक ब्रिटिश विद्वान थे। अब आपने पढ़ा था अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का भी जन्मदाता थे, तो अनुपातिक प्रतिनिधि के जन्मदाता हेयर थे, ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के थे। अब ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में भी दो प्रणाली है, तो उसमें से जो पहली वाली प्रणाली है उसके जन्मदाता है हेमर। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद ये जो आपका ये जो अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में एकल संक्रमण मत प्रणाली है, इसको हम एंडे में सिस्टम भी कहते हैं और हस्तांतरित प्रणाली भी कहते हैं और वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। इसके 4 नाम है, एंडे सिस्टम, हस्तांतरित और वरीयता और एकल संक्रमण मत प्रणाली। अब क्यों, इसको थोड़ी बात जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 55 में आर्टिकल 55 में भाग 3 में क्या दिया गया है, इस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, इसकी बात की गई है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है आर्टिकल 55 में भाग 3 में, और किसके तहत कराई जाएगी, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण मत प्रणाली के अंतर्गत होगी। अगर सिर्फ आप अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण मत प्रणाली आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसके तहत बात की गई है। अब जानते हैं कि आपने ये 3 नाम जो देखे एकल संक्रमण मत प्रणाली के, ये क्यों रखे गए हैं। तो सबसे पहले एंडे सिस्टम से क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंडे एक व्यक्ति थे। एंडे ने क्या करा था, 1956 में इन्होंने डेनमार्क में ये सबसे पहले लागू किया था इस सिस्टम को, यानी अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का जो एकल संक्रमण मत प्रणाली है, इसको सबसे पहले लागू किया था। इसी के पहले लागू करने की वजह से इसे एंडे सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा वरीयता प्रणाली कहते हैं। वरीयता प्रणाली क्यों कहते हैं, वरीयता यानी होता है क्रमानुसार। आपने ये देखा कि ये जो वोट होते हैं क्रम के अनुसार होते हैं, तो इसलिए इसे वरीयता प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें मतदाता अपनी पसंद की वरीयता यानी अपने क्रम अनुसार क्या करता है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है, इसलिए इसे वरीयता प्रणाली कहते हैं। तीसरा नाम है हस्तांतरित प्रणाली। हस्तांतरित प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निश्चित कोटा ना मिलने पर कम मत वाले व्यक्ति को क्या करा जाता है, हटा दिया जाता है, और हटा के उसके वोट पहले वाले को दे दिया जाता है। मतलब यही वाला मैंने बताया ना, जैसे कि मान लो डी को कम वोट मिले, डी को हटा दिया, अब डी के वोट किसे मिल जाएंगे, जो सबसे ज्यादा वोट जिसे मिले होंगे उसको ये वोट चले जाते हैं। तो यही हस्तांतरित प्रणाली इसी को कहते हैं। तो इसी के तहत इसके ये 3 नाम रखे गए हैं। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस किस चुनाव में किया जाता है, यानी एकल संक्रमण प्रणाली जो है वो इसके तहत कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में वो एकल संक्रमण प्रणाली के तहत ही होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रणाली के तहत होता है। राज्यसभा का चुनाव भी इस प्रणाली के तहत होता है। विधानसभा का चुनाव भी इस प्रणाली के तहत होता है। मतलब भारत में अधिकतर चुनाव जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत होता है। बस लोकसभा का जो चुनाव होता है वो होता है आपका द फर्स्ट पाउच द पास सिस्टम के तहत, यानी फर्स्ट वाली जो प्रणाली थी उसके तहत। अब ये जो कोटा है उसका निकालने का भी एक सूत्र होता है, यानी एक फॉर्मूला होता है। इसमें एक न्यूनतम कोटा यानी एक निश्चित अंक तय होता है।
एक नियंत्रण, एक कोटा तय किया जाता है, एक नियंत्रण संख्या। उसमें क्या होता है, मत की संख्या, जितने भी मतलब मतदान की संख्या है उसको रखा जाता है बटे में उम्मीदवार की संख्या, कितने उम्मीदवार खड़े हैं, और उसमें जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें +1 को जोड़ दिया जाता है और उसको +1 से और फिर +1 कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। उसके बाद मान लो मत, यानी मत की संख्या क्या है, जितने भी मत, मान लो मत की संख्या है 100, तो मान लो मत की संख्या 100 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीदवार की संख्या, अब उम्मीदवार की संख्या कितनी है, कितने उम्मीदवार है, मान लो एक उम्मीदवार है और मतदान कितने हैं, 100 है, तो न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाएगा, 100 को 1 से डिवाइड कर दिया जाएगा और प्लस में 1 है, देखो फॉर्मूला के आगे तो प्लस में 1 लगा देना है, और यहाँ पे भी प्लस में 1 है ऊपर, तो यहाँ पे प्लस में 1 लगा देना है। तो 100 को 2 से डिवाइड, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2, तो यहाँ 2 हो गया, 100 का 100 +1 का +1, तो 2 से 100 को करा तो 50 आ गया, तो 50 आ गया और 50 + 1 बचा, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। मान लो अब तो फिर क्या हो जाएगा, एक न्यूनतम कोटा 51 हो जाएगा, तो 51 से जिसके भी नीचे वोट आएंगे वो क्या हो जाएगा, वो इस मतलब जो हमारी जो कोटा सिस्टम थी, मतलब सबसे लास्ट में जो आता है उसको निकाल दिया जाता है। अब जानते हैं कि ये जो आपकी प्रणाली थी अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमण मत प्रणाली, तो इसके गुण क्या है, मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं, तो ये क्या करता है, जनता को राजनीतिक शिक्षा इससे मिलती है, यानी इस प्रतिनिधि प्रणाली से जनता को एक पॉलिटिकल क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है पॉलिटिक्स के बारे में, कि आप जिस नेता को वोट दे रहे हैं वो कैसा प्रत्याशी को अपने आप से चुनता है, क्योंकि इसमें आप तो खुद वोट देते नहीं हो राष्ट्रपति बनाने के लिए राष्ट्रपति को, तो फिर क्या होता है, जिससे आप अपने क्षेत्र के मेंबर को लोकसभा के चुनाव में चुनते हो वो चुनता है इनको, तो आपने जिन मेंबर को चुना है वो कैसा है कैसा नहीं है वो आपको इस चुनाव में पता लग जाता है, तो आपको एक राजनीतिक शिक्षा मिलती है। दूसरी, मतों का सदस्य पर सदुपयोग होता है, जो इसमें मत होते हैं वो वेस्ट नहीं होते, मतलब जितने भी वोटिंग होते हैं वो वेस्ट नहीं होते। आपने फर्स्ट वाला सिस्टम देखा होगा, तो द पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो इसमें क्या होते हैं, जो प्रत्याशी जीतता है वो तो जीत जाता है, बाकी जो नहीं जीतता है उसके वोट क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, मतलब जिस जनता ने हारने वाले लोगों को वोट दिया है उसके वोट क्या हो जाएंगे, वेस्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जीता नहीं। पर इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में वोट वेस्ट नहीं होते हैं, जिस मेंबर को आपने वोट दिया अगर वो नहीं भी जीता ना, तो उसके वोट को, जिसको आपने फर्स्ट नंबर मतलब आपने फर्स्ट नंबर पे रखा था, मान लो कांग्रेस को, और सेकंड नंबर पे रखा था बीजेपी को, थर्ड नंबर पे रखा था एएपी को, तो आपको फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस था पर आपकी कांग्रेस नहीं जीती, तो आपने सेकंड नंबर पे जिसको रखा होगा ना, आपके वोट उसको दे दिए जाएंगे, तो क्या होता है, वोट खराब नहीं होते, वोट क्या होता है, इसमें वोट का सदुपयोग होता है। मतदाता के पास अनेक विकल्प होते हैं, इसमें क्या होता है, मतदाता के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि मैंने बताया हर एक व्यक्ति को ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति को वोट देना होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्ति को वोट दे सकता है, वो जितने भी मेंबर खड़े होते हैं उन सबको वोट देने का उसको अधिकार होता है, पर क्या है, क्रम अनुसार, किसको वो पहले नंबर पे रखना चाहता है, किसको दूसरे, किसको तीसरे, किसको चौथे नंबर पे, तो इसमें दलों का महत्व क्या होता है, कम हो जाता है, और अल्पमत को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, यानी जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी क्या है, एक उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि अगर उनकी पार्टी नहीं जीती फर्स्ट नंबर वाली, तो उन्होंने जिसको सेकंड नंबर पे अपने मतलब अपने मतलब पसंद से रखा है उनकी, तो क्या है, वो जीत जाते हैं। इसके दोष भी हैं, तो इस प्रणाली के दोष है कि जटिल मतगणना है, मतलब आप ये सिस्टम बहुत लंबा होता है, क्योंकि इसको एक एक करके एक लोगों को निकाला जाता है, बहुत देर लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। मतदाता और प्रतिनिधित्व में सीधा संबंध नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जो मतदाता होता है और जो प्रतिनिधित्व होता है उसका कोई सीधा सीधा संबंध भी नहीं होता है, जैसे कि वो जिसको वोट दे रहा है उसका हर बार जरूरी नहीं है उसका कोई संबंध हो, क्योंकि अगर वो फर्स्ट वाले को वोट दे रहा है उसकी प्रतिशत तो उसको तो वो जानता है, पर उसका फर्स्ट वाला अगर नहीं जीत रहा है, सेकंड वाला को उसको अपने वोट देने ही पड़ेंगे, तो उसके वोट वेस्ट तो नहीं हो रहे, पर क्या है, उसको वो जानता तो नहीं है, तो ज्यादा जान पहचान नहीं होती, और इसमें अत्यधिक खर्च होता है, इसमें भी पैसे का बहुत उपयोग होता है। उपचुनाव के लिए बेकार है, अगर इसको उपचुनाव के लिए उपयोग किया जाए तो ये सिस्टम बहुत बेकार है। अल्पमत विचारधारा को इससे बढ़ावा मिलता है, यानी अल्पसंख्यक लोगों को इससे, जो विचारधारा वाले हैं, यानी जो देश का बंटवारा चाहते हैं, या ऐसा भी स्थिति बन सकती है, अल्पसंख्यकों को मतलब
क्योंकि कोई ऐसा गठबंधन बन जाए जो अपना अलग ही चलाए तो क्या है, ये देश के लिए खतरा भी हो सकता है। अब देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की दूसरी वाली जो प्रणाली है, यानी सूची प्रणाली, यानी लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम क्या है? तो इस प्रणाली के अंतर्गत बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होती है, यानी इसमें जो निर्वाचन का क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव है, वो भी लिस्ट सिस्टम के तहत होता है। तो लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र बांटे जाते हैं, मतलब 543 सीट में जैसे बांटा गया है भारत को चुनाव के हिसाब से, तो वैसे बांटा जाता है। निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत ना होकर दलीय होता है। इसमें पर क्या है, इसमें जो निर्वाचन का आधार होता है, वोट किसको दिया जाएगा, व्यक्ति को ना देकर दल को दिया जाता है, किसी पार्टी को दिया जाता है। उम्मीदवार के वोट दल के वोट होते हैं, यानी उम्मीदवार, यानी आप अगर वोट दे रहे हो तो आप किसी सदस्य को नहीं दे रहे हो, आप पूरी पार्टी को वोट दे रहे हो। इसमें ये होता है। दलों के द्वारा विशेष सूची तैयार की जाती है, उसमें दिए गए उम्मीदवार को अपनी पसंद से वोट दी जाती है। क्या करता है, मान लो बीजेपी है, तो अब वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेगा, उसकी लिस्ट खड़ी करते हैं। कांग्रेस अपनी लिस्ट खड़ी करेगा, एएपी अपनी लिस्ट खड़ी करेगा, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसको पसंद करेंगे, वो क्या है, उसके ज्यादा वोट आने पे वो सदस्य जीत जाएगा। और ये सिस्टम नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों में प्रचलित है। अब जानिए लिस्ट सिस्टम होता क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 4 पार्टी को, यहाँ नेशनल पार्टी को खड़ा करा है, कांग्रेस को, बीजेपी को, बीएसपी को जो कि मायावती की है, और एएपी को जो कि आम आदमी की है। तो मान लो कांग्रेस ने लिस्ट बनाई, ठीक है, चुनाव के लिए, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट बनाई, बीएसपी की ये लिस्ट है, एएपी की ये लिस्ट है। तो अब कांग्रेस है, तो वो अपनी लिस्ट में फर्स्ट किसको रखेगा, ऑब्वियसली राहुल गांधी को रखेगा। बीजेपी किसको रखेगा, नरेंद्र मोदी को, मतलब जिसको वो रखना चाहता है सबसे। बीएसपी किसको, मायावती को रखती है। एएपी किसको रखता है, केजरीवाल को। तो फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसको रखेगा, तीसरे नंबर पे किसको रखेगा, ऐसे होता है। सब पार्टी अपने अपने मतलब लिस्ट में सबसे ऊपर किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है, ये बनाती है लिस्ट। और जो आप वोट देते हो, मतलब आप जा रहे हो वोट देने, आपको वोट देना है। अब आप ऐसे वोट नहीं दोगे कि आप राहुल गांधी को वोट देना चाहते हो या आप नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हो। अगर आप वोट दे रहे हो ना, तो आप मतलब आप वोट दे रहे हो, मान लो आप वोट दे रहे हो नरेंद्र मोदी को, तो आपके वोट नरेंद्र मोदी में काउंट नहीं होंगे, आपके वोट पूरे बीजेपी में काउंट होंगे। इसमें जितने भी प्रत्याशी खड़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे, इन सबके वोट होंगे। मान लो आप वो कांग्रेस की सपोर्टर, आप चाह रहे हो कि मैं सेकंड नंबर वाले को, मतलब सोनिया गांधी को वोट दूं, मान लो सेकंड नंबर पे सोनिया गांधी खड़ी है, या आप राहुल गांधी को वोट दो, तो आपके वोट राहुल गांधी की या सोनिया गांधी के नहीं होंगे, पूरे कांग्रेस के वोट होंगे। समझ गए क्या होता है लिस्ट प्रणाली? तो यही होती है लिस्ट सिस्टम। इसका निश्चित कोटा होता है, इसका भी। एग्जाम्पल के लिए 100 लोग वोट दे रहे हैं, टोटल सीट कितनी है, 100 है, तो 100 में से मान लो 20% मिले वोट इस चुनाव में, मतलब कांग्रेस को, बीजेपी को 45% मिले, एएपी को 15 और बीएसपी को 20। तो इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, बीजेपी को 45। तो जिसको भी मिले हैं सबसे ज्यादा, वो सरकार क्या है, अपनी सरकार बना लेती है और वो जीत जाती है, वो क्या हो जाती है, विन हो जाती है। गठबंधन की सरकार भी इसमें बनती है। मतलब अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है, मतलब सबको बराबर बराबर या थोड़े ऐसे मिला कि पूर्ण बहुमत नहीं बन रहा, तो क्या करेगी, वो किसी छोटी पार्टी को अपने अंदर मिला लेगी, गठबंधन बना लेगी, और क्या करेगी, उसके वोट जोड़ के, अपने वोट जोड़ के ज्यादा वोट हो जाएंगे, और फिर वो अपना क्या करेगी, जैसे कि बीजेपी की एनडीए है गठबंधन की सरकार में, तो वो क्षेत्रीय पार्टी, मतलब छोटी छोटी पार्टियों को भी क्या करती है, वोट को जोड़ लेती है, और इस वोट को जोड़ के क्या करते हैं, ज्यादा वोट हो जाते हैं और वो अपनी सरकार बना लेती है। और ये एक अस्थिर सरकार होती है, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार में जितनी भी पार्टी जुड़ती है, मान लो वो नाराज हो गई या कुछ हो गया, उन्होंने अपना दल बदल दिया, तो क्या है, सीधे वोट गिरने लगते हैं और सरकार क्या है, गिरने लगती है। इसलिए गठबंधन की सरकार में बहुत खतरा भी होता है। अब हमने पढ़ लिया द पासपोर्ट सिस्टम, एंड हमने पढ़ लिया अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के भी हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, एकल संक्रमण मत प्रणाली और लिस्ट प्रणाली। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी प्रतिनिधि मतलब तीसरी प्रणाली,
चुनाव की। फर्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और तीसरी होती है मिश्रित प्रणाली। तीन ही प्रकार की प्रणाली पूरी दुनिया में पाई जाती है चुनाव के लिए। तीसरी है मिश्रित प्रणाली। तो मिश्रित प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रणाली होती है जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ बहुलवादी मतदान प्रणाली को भी जोड़ती है। अब बहुलवादी मतदान प्रणाली क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने ऊपर वीडियो में बता रखा है कि क्या है। तो बहुवादी प्रतिनिधित्व प्रणाली ये भी किसी प्रणाली का दूसरा नाम है। आप सबसे पहले देखिएगा पूरी वीडियो और जानिएगा किस प्रणाली को हम बहुवादी प्रणाली भी कहते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो बहुवादी मतदान प्रणाली होती है, इन दोनों का एक मिश्रण होता है। ये इसे मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। यानी इस प्रणाली में क्या होता है, दोनों प्रणाली को मिक्स करके वोट दिए जाते हैं। इसके कुछ लाभ भी होते हैं और इसके कुछ दोष भी होते हैं। तो इसके लाभ जानते हैं। इसमें क्या होता है, झूठे बहुमत के संकट से बचाव होता है। मतलब जितने भी वोट ऐसे होते हैं कि झूठे वोट होते हैं कि कोई प्रत्याशी किसी को वोट दे रहा है और वो वोट किसी भी नाम पे दे रहा है, तो क्या है फिर क्या कराई जाती है। किसी किसी देश में क्या होता है, मान लो एक देश में चुनाव हो रहा है तो आधा चुनाव क्या है इस प्रणाली के तहत किया जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। आधा चुनाव किसके तहत किया जाता है, आधी जगहों पर बहुलवादी प्रणाली के तहत। तो उससे वोट की बचत होती है। वोट बर्बादी की समस्या भी इसमें कम होती है। समर्थन की कमी दूर होती है। इससे भौगोलिक क्षेत्र और स्थानिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का मध्य संपर्क बन जाता है। इसके दोष होते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसका सीधा संबंध नहीं पाया जाता। दल नियंत्रण भी बढ़ जाता है। मतपत्रों की जटिलता भी बढ़ जाती है और ज्यादा महंगा भी पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये तीसरा वाला है मिश्रित प्रणाली, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन मिश्रित प्रणाली के आते हैं। और जो आपका ये प्रणाली था फर्स्ट एंड सेकंड, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम निष्कर्ष जान लेते हैं हम इस चैप्टर का। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो हमने फर्स्ट प्रणाली पढ़ी, और इससे क्या करा जाता है, इससे लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। हमने ये पता चल गया, हमने ये पार्टी जब पढ़ा द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो इसके फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चला कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जो अभी हो भी रहा है करंटली में, आपको एक नॉलेज मिल गई कि ये चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। और जो दूसरा प्रणाली है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके तहत हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, लोकसभा का चुनाव कराया जाता है, लोकसभा का नहीं, विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आपको एक ये पढ़ने से फायदा क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि हमारे देश में तीन प्रकार की, पूरी दुनिया में ही तीन प्रकार की प्रणाली होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। मिश्रित प्रणाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे देश में बहुत कम ये यूज होता है। जो फर्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके तहत हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं जो अभी चल भी रहे हैं। और जो सेकंड वाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके तहत हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा का चुनाव होता है। तो हमें ये पता लग गया और ये यहाँ पे होता है, हमारी ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनावी प्रणाली क्या है। यूनिट नंबर 3 था ये हमारा कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।